मौसी मजबूरी में अंतरा के पास रहने तो आ गई, पर इस अनजान घर में उन्हें बड़ा अजीब व अटपटा सा लग रहा था। वे चारपाई पर लेटी हुई रात भर करवटें बदलती रहीं। पता नहीं कब सुबह होगी। रोज की तरह सुबह अंतरा जल्दी उठ गई और किचन में जाकर चाय बनाने लगी। वो सोच रही थी, अब तो मौसी भी घर में है, उनका पहला दिन है, नाश्ता भी ढंग का होना चाहिए। उसने आलू उबलने रख दिए। सोचा, पूरी के साथ आलू की सब्जी और अचार ठीक रहेगा, बाकी फिर माहौल के हिसाब से देखा जाएगा। खटर पटर सुनकर मौसी भी उठकर किचन में आ गई और बोली, क्या कर रही हो बहू? आपके लिए चाय बना रही हूँ। आप नाश्ते में क्या लेंगी? आप तो शाकाहारी है ना? अंतरा ने हंसकर पूछा। हूँ तो पूरी शाकाहारी, लेकिन मेरे लिए कुछ खास बनाने की जरूरत नहीं है। जो सब खाते हैं वही खा लूंगी। मौसी ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम लोग मांस मछली खाते हो तो मेरी चिंता मत करना। मैं छुआछूत नहीं मानती। ये बड़ी अच्छी बात है मौसी। हमारे तो जब बुआ जी आती हैं तो सारे बर्तन अलग रखवा देती हैं, नए बर्तन निकालने पड़ते हैं। अंतरा ने सिर हिलाते हुए कहा, अब मौसी, आपकी तरह तो हर आदमी समझदार नहीं होता। अंतरा ने थोड़ा मुंह बनाकर मौसी को चाय पकड़ाते हुए कहा, अब हमारे पिताजी को ही ले लो। बड़े तुनक मिजाज हैं, कभी कुछ चाहिए तो कभी कुछ। ये भी नहीं देखते कि मुझे दफ्तर जाने में देरी हो रही है। कभी कभी तो मैं बड़ी परेशान हो जाती हूँ। अब बुजुर्ग है, मौसी ने समझते हुए कहा। समझने में तो समय लगता ही है। अब पत्नी के जाने के बाद उनका तुम लोग ख्याल नहीं रखोगे तो कौन रखेगा? अंतरा को हंसी आ गई। मौसी के सारे नखरे रानी ने पहले ही बता दिए थे। आपका कहना सच है मौसी, अपनी तरफ से तो हम कोई कसर नहीं छोड़ते। अंतरा बोली, बस कभी कभी सहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तनाव भरा जीवन है ना, सो तो है। मैं क्या जानती नहीं, मौसी ने कहा। मेरे लिए कोई काम हो तो जरूर बता देना। दिन भर बैठी बैठी करूंगी भी क्या? जरूर बता दूंगी मौसी। अभी तो जाकर आप आराम कीजिए बस। अंतरा ने मुस्कुराकर कहा। मौसी को सुनकर बड़ा अच्छा लगा। नाश्ते के समय मौसी की मौजूदगी का ख्याल करके अंतरा के ससुर निहाल चंद ने खुद पर काबू रखा और जो कुछ सामने रखा था चुपचाप खा लिया। अंतरा तो डर रही थी कि पिताजी कुछ कहकर बदमज़गी ना पैदा कर दे। मौसी क्या सोचेंगी? ऑफिस जाते समय अंतरा ने रोज की तरह कहा, पिताजी, आपका और मौसी का खाना बनाकर हॉटकेस में रख दिया है। आज मैंने सूजी का हलवा भी बना दिया है, फ्रिज में रखा हुआ है। हाँ, दही भी है। जाऊं? अंतरा के ससुर निहाल चंद्र आदत के अनुसार ताना देते हुए रुक गए। कहना चाहते थे, जैसे हलवा रोज बनाकर खिलाती है, क्या दिखावा कर रही है, पर मौसी को देखकर वो चुप हो गए। अंतरा ने गहरी सांस ली। जब 11 बजे तो निहाल चंद को चाय की तलब लगी। ये उनकी रोज की आदत थी। थोड़ा झिझके पर कुछ सोचकर उठे और चाय बनाने लगे। किचन में आवाज सुन मौसी भी आ गई। अरे हटिए, मैं चाय बना देती हूँ, मौसी ने बड़े अधिकार से कहा। नहीं नहीं मौसी, निहाल चंद के मुंह से निकला। मैं तो रोज ही बनाता हूँ और अच्छी भी। देखिए भाई साहब, मौसी ने मुंह सिकोड़कर कहा, मैं आपकी मौसी नहीं हूँ, ये तो सच है, 100% सच है। निहाल चंद्र ने चिढ़कर कहा, लेकिन मैं भी आपका भाई साहब नहीं हूँ। मौसी को हंसी आ गई। चलिए, दोनों का हिसाब बराबर हो गया। अगर मैं बच्चों की मौसी हूँ तो आप इस रिश्ते से मेरे जीजा जी हो गए और आप मेरी साली। निहाल चंद्र खुलकर हंस पड़े। लीजिए, इसी बात पर मेरे हाथ की स्वादिष्ट चाय हाजिर है। दार्जिलिंग की शुद्ध पत्ती मंगवाता हूँ। दार्जिलिंग तो बहुत दूर है, मैं तो अपने आंगन की तुलसी की चाय बनाती हूँ, खुशबूदार और गुड़ संपन्न। मौसी ने चाय का घूंट लेकर कहा, सचमुच बहुत अच्छी है। क्या कहूँ, इस घर में ना तो बहू इस समय चाय बनाती है और ना ही बनाने देती है। मन मार कर रह जाती हूँ।
अब जब तक आप यहाँ पर हमारी मेहमान हैं, रोज ही मैं आपको चाय पिलाऊंगा। मन मार कर नहीं, मन भर कर पीजिए। हंसते हुए निहाल चंद उठे और झूठे प्याले उठाने लगे। अरे अरे, मौसी ने प्याला पकड़ते हुए कहा, अब कुछ मेरे लिए भी तो छोड़िए। निहाल चंद मुस्कुराकर रह गए। दरअसल वे झूठे बर्तन रोजाना ऐसे ही छोड़ देते थे। जब अंतरा आती थी तो उठाती थी और उसे उनकी इस आदत से बेहद चिढ़ होती थी। वो सोचती थी कि पिताजी जानबूझकर उसे चिढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं। 2 दिनों बाद मौसी ने कहा, बहू तुम्हें सुबह बहुत काम रहते हैं, तुम अपना नाश्ता पानी कर लिया करो, मैं खाली बैठी रहती हूँ, बाकी का काम मैं संभाल लूंगी। ऐसे मेहमानों की तरह कब तक बैठी रहूंगी? नहीं मौसी, अंतरा ने विरोध किया, ऐसा कैसे हो सकता है? आप थोड़े दिनों के लिए ही तो आई हैं, आप चिंता मत करिए, मुझे काम करने की आदत है। बहू, मुझे अच्छा नहीं लगता, बस मैंने कह दिया, अब मुझे कुछ न कुछ तो करना ही है, मौसी ने लगभग डांटते हुए कहा। अंतरा को मालूम था कि अपने घर में अगर उनसे कोई काम करने को कह दे तो मौसी अपनी बहू रानी की मुसीबत कर देती थी। यहाँ तक कि माँ भी दुखी हो जाती थी। नहीं ना मौसी, आपको कुछ नहीं करना है, रानी मुझसे झगड़ा करेगी। अंतरा ने हट किया। कौन होती है रानी? मौसी ने गुस्से से कहा। मैं जानती हूँ, उसने मेरी बड़ी बुराई की होगी। दरअसल वो मेरी लाचारी का फायदा उठाती है। कभी कभी तो सोचती हूँ मेरे सोनू मोनू की बहुएं ही क्या बुरी थीं। अरे, क्या आपकी अपनी बहुएं आपकी सेवा नहीं करती? अंतरा ने ऊपरी सहानुभूति जताते हुए पूछा। सच, कितने अरमानों से लोग बहू घर में लाते हैं, मौसी की अपनी बहुओं से बिल्कुल नहीं बनती थी। ये सब जानते थे, लेकिन दूसरे के मुंह से उनकी बुराई सुनना मौसी को अच्छा नहीं लगा। अरे नहीं नहीं बहू, आजकल की हवा ही खराब है, वे इतनी बुरी भी नहीं है, मौसी ने मक्खी उड़ाते हुए कहा। अब तुम भी तो काम करती हो, इस बुढ़ापे में ससुर की पूरी सेवा करती हो, देखकर बहुत अच्छा लगता है। अगले जन्म में अच्छा ही फल मिलेगा। मौसी, अगला जन्म किसने देखा है? मैं तो पूरी स्वार्थी हूँ, सारे फल इसी जन्म में चाहती हूँ, अंतरा ने मुस्कुराकर कहा। मौसी को भी हंसी आ गई। तू कितनी अच्छी बातें करती है। खैर, असल मुद्दा ये है कि जब तक मैं यहाँ हूँ तू घर की चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगी। तेरे दफ्तर जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंतरा को डर लगा कि कहीं उससे ज्यादा मना करने से मौसी बुरा ना मान जाएं। जल्दी से उनकी बात मान ली। संतोष की गहरी और ठंडी सांस ली। इस चक्कर में अपने ससुर के चेहरे पर ढीली पड़ती शिकन दिखाई नहीं दी। रसोई का काम हाथ में आते ही मौसी के ढीले शरीर में चुस्ती आ गई। अब वे बेरोक टोक मनपसंद खाना बना सकती थीं और निहाल चंद के मुंह से अपनी तारीफ भी सुन सकती थीं। वे कभी कभी निहाल चंद की पसंद के नए नए व्यंजन बनाती। निहाल चंद भी बस उन पर निहाल हो गए। उनका चिड़चिड़ापन छूमंतर हो गया, खुश मिजाजी लौट आई। सबसे बड़ी बात ये थी कि उनका साथ देने वाला कोई मिल गया था, जो उनकी बातें पूरी सहानुभूति से सुनता भी था। अक्सर वे दोनों अपने सुख दुख की बातें कर लेते थे, उन्हें बहुत शांति मिलती थी। नजदीकी बढ़ने से एक दूसरे को जीजा साली कहकर थोड़ी बहुत छिड़कानी भी कर लेते थे। जीवन सुखमय हो रहा था। दोपहर का समय काटने के लिए निहाल चंद ने डांट पर से कैरम बोर्ड उतार लिया था। ताश भी ले आए थे। खेलना तो खास आता नहीं था, एक दूसरे के अनाड़ीपन पर हंस भी लेते थे। देखते देखते 1 महीना कैसे गुजर गया पता ही नहीं लगा। मौसी के जाने का समय भी आ गया। पड़ोसियों को भी मसाला मिल गया था। कानाफूसी करते थे कि बुढ़े बुढ़िया का कोई चक्कर चल रहा है। चलते फिरते कभी कभी हल्के फुल्के ताने भी कानों में पड़ जाते थे।
नजरअंदाज करने के अलावा कोई चारा नहीं था। दरअसल मौसी किसी की भी सगी मौसी नहीं थी, बस सबके लिए मुसीबत बनी हुई थी। अंतरा और मनु के घर रहने आने के पीछे एक लंबी कहानी थी। ये एक निष्कपट प्रयोग था। सपट अंतरा के पति मनु का सहयोगी, सहकर्मी व मित्र सब कुछ था। एक दिन सपन को बहुत दुखी देख मनु ने पूछ लिया कि आखिर बात क्या है। यार, मेरी दूर के रिश्ते की एक मौसी है। मौसा जी की मृत्यु के बाद उसे कुछ ऐसा लगने लगा कि उसके दोनों बेटे और बहुएं उसकी उपेक्षा करते हैं। मौसा जी ने एक गलती ये की थी कि मकान अपनी पत्नी के नाम नहीं किया था। एक दिन रो धोकर माँ के पास अपनी कहानी सुनाने आ गई। ये कहकर सपन गिलास उठाकर जैसे ही पानी पीने लगा, मनु बोला, मैं समझ रहा हूँ तू आगे क्या कहने वाला है। क्या पहले तू अपनी बात पूरी कर ले, फिर मेरी सुनना। तरस खाकर माँ ने उसे कुछ समय अपने पास आने व रहने का निमंत्रण दे दिया। वो तो मानो आने को तैयार बैठी थी, सो कुछ दिनों बाद ही अपनी गठरी लेकर आ गई। सपन ने सिर हिलाते हुए गहरी सांस ली। तो इसमें बुरा क्या हुआ? मनु ने पूछा। अरे, अब वो जाने का नाम ही नहीं लेते। माँ ने कहा भी कि अब बेटों के पास जाओ तो कहती हैं मुझे जहर लाकर दे दो। किसी घर में भी नौकरानी की तरह रह लूंगी, पर वहां कभी नहीं जाऊंगी। सपन ने दुखी होकर कहा, यार तू कुछ समझा नहीं। इतनी सी बात होती तो दुखड़ा क्यों रोती। सपन ने कहा, दरअसल मौसी बड़े टेढ़े स्वभाव की हैं। माँ से तो कुछ कहती नहीं, रानी से झगड़ती रहती हैं कि ये ऐसे क्यों कर दिया। तुझे सलीका नहीं है, तुझे ढंग का खाना बनाना नहीं आता और न जाने क्या क्या। अब हम समझ गए हैं कि क्यों मौसी की अपनी बहुओं से नहीं बनती थी। सब रानी झेल रही है तो ये विकट समस्या, मनु ने स्वीकारा। पर यार, हम भी कम नहीं झेल रहे हैं। मेरी समस्या कुछ हटकर है, लेकिन है कुछ तेरी जैसी ही। तू भी अपनी कहानी कह डाल। सपन ने मुस्कुराकर कहा, कहते हैं ना कि बांटने से दुख कम होता है और सुख बढ़ता है। मनु के पिता निहाल चंद अच्छे इंसान थे। अंतरा से कभी कोई शिकायत नहीं थी। उसके नौकरी करने पर भी कोई आपत्ति नहीं थी। अपनी पत्नी के देहांत के बाद अकेलापन खलने लगा था। बहुत उदास भी रहते थे। धीरे धीरे उनकी आदतें बदलने लगी। जो कुछ घर के कामों में हाथ बटाते थे, अब हाथ खींच लिया। खाली दिमाग तो होता ही है शैतान का घर। अंतरा के काम पर जाने से उन्हें बुरा लगने लगा। सुना सुना कर कहते थे, घर में अकेले रहते हैं, कोई उनका ख्याल नहीं रखता। अगर सुबह का नाश्ता जल्दी बना दिया तो शिकायत, नहीं बना पाई तो वो भी मुसीबत। चाय बनाकर सामने रख दी तो अखबार पढ़ने लगे और फिर चाय ठंडी हो गई तो डांट भी लगा दी। एक दिन तो हद ही कर दी। अंतरा ने अंडा टोस्ट बनाकर वह गर्म दूध सामने रखते हुए कहा था, पिताजी नाश्ता रख दिया है, मैं दफ्तर के लिए तैयार होने जा रही हूँ। निहाल चंद्र ने सुन तो लिया, पर अखबार सामने से नहीं हटाया। काफी देर बाद ऊंची आवाज में बोले, बहू ये ठंडा नाश्ता क्या मेरे लिए था? पर पिताजी, मैंने तो गरम बनाकर रखा था और आपको बोलकर भी आई थी। अंतरा ने शालीनता से ही कहा था। तभी मनु सामने आकर बोला, मैंने खुद सुना था, अंतरा ने आपको बताकर गरम नाश्ता रखा था। अब आप देर तक ना खाएं तो उसका क्या कसूर है? तू चुप रहे, निहाल चंद्र ने डांट कर कहा। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? अंतरा से रहा ना गया, वो बोली, आप क्यों झूठ बोलेंगे? हम ही झूठ कह रहे हैं। कुछ कहा तुमने? निहाल चंद्र ने अखबार नीचे फेंकते हुए पूछा। जी नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला। अंतरा दूध का गिलास उठाती हुई बोली, अभी गरम करके ले आती हूँ, टोस्ट भी और बना देती हूँ। रहने दे बहू,
तुम्हें दफ्तर पहुंचने में देर हो जाएगी। देर होगी तो तुम्हारा बॉस तुम्हें डांटेगा, तुम्हारा बॉस तुम्हें डांटेगा तो तुम रोते रोते मेरी बुराई करोगी। निहाल चंद ने कटुता से कहा। मैंने ठीक कहा ना, मनु ने अंतरा को खींचते हुए कहा। हम जा रहे हैं पिताजी, देर हो रही है। जब काली आए तो उसी से गरम करवा लेना। वैसे आप भी इतना तो कर ही सकते हैं। दुखी होकर मनु अंतरा से कह रहा था। क्या करूं समझ नहीं आता मनु, अचानक पिताजी को क्या हो जाता है। सारी झुंझलाहट तुम्हारे ऊपर ही उतारते हैं, चिंता मत करो। अंतरा ने मुस्कुराकर कहा। झेलने के मामले में मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ, ऐसा क्यों नहीं करती। मनु ने सुझाव दिया। कुछ दिनों की छुट्टी लेकर घर पर पिताजी की खूब सेवा करो, शायद वे खुश हो जाएं। ना बाबा, अंतरा ने सिहर कर कहा। ये तो मेरे लिए बड़ी सजा होती, मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगी। मनु और सपन बहुत देर तक अपनी अपनी समस्याओं का विश्लेषण करते रहे और एक दूसरे के प्रति सहानुभूति भी दिखाते रहे। बहुत दूर तक कोई हल नहीं सूझ रहा था तो पिताजी की समस्या है अकेलापन। सपन ने बहुत सोचकर कहा, अगर कोई साथी उन्हें मिल जाए तो शायद बात बन जाए, पर साथी कहाँ से लाऊं। मनु ने निरुत्ता सा से कहा। क्या सौतेली माँ ले आऊं? अरे नहीं, इतनी दूर सोचने की जरूरत नहीं है। सपन ने कुटिल मुस्कान से कहा। मुझे एक प्रयोग सूझा है, एक तीर से दो निशाने, बस तीर निशाने पर बैठना चाहिए। अब कुछ बक भी, मनु ने झुंझलाकर कहा। ध्यान से सुन, तू हमारी मौसी को 1 महीने के लिए अपने घर में रख ले। मौसी की आबो हवा बदल जाएगी और तेरे पिताजी को संग साथ मिल जाएगा। सपन ने कहा। हाँ, अगर तू भी परेशान हो जाए तो मेरा सिक्का पहले भी वापस कर सकता है। मनु बहुत देर तक सोचता रहा और फिर गहरी सांस लेकर वो बोला। बात में दम है तो पर अंतरा से पूछना पड़ेगा। ठीक है, हम चारों मिलकर कल एक मीटिंग रख लेते हैं। चारों ने मिलकर यह प्रयोग करने का निर्णय किया। मौसी को बस इतना बताना था कि सपन रानी और माँ को लेकर 1 महीने के लिए छुट्टी लेकर बाहर जा रहा है। तब तक मौसी का अपने एक मित्र के यहाँ रहने का बंदोबस्त कर दिया है। यह सुनकर पहले तो मौसी बहुत उखड़ी, पर उनके पास कोई चारा भी तो ना था। अकेले घर में रह नहीं सकती थी और बेटों के पास जाने का प्रश्न ही नहीं उठता था। योजना के अनुसार 1 महीना पूरा हो गया था। मनु व सपन सोच सोच कर घबरा रहे थे कि मौसी और पिताजी की क्या प्रतिक्रिया होगी। रानी डर रही थी कि कहीं मौसी पुराने ढर्रे पर न आ जाएं। अब की तो वो उनका पूरा विरोध करेगी। अंतरा सोच रही थी कि मौसी के जाने के बाद अगर पिताजी फिर से नखरे दिखाने लगे तो वो क्या करेगी। चलो मौसी, सपन ने कहा, हम आपको लेने आए हैं, जल्दी से तैयार हो जाइए। हाँ, सोनू मोनू भी आपको याद कर रहे थे, वे आपको ले जाना चाहते हैं। सच, मौसी की आंखों में चमक आ गई। वे बोली, नहीं, तू झूठ कह रहा है, मैं बहुओं को जानती हूँ, मैं क्यों झूठ बोलूंगा। सपन ने हंसकर कहा। वे तो शिकायत कर रहे थे कि मैंने आपको अगवा कर लिया है। निहाल चंद हंस पड़े। दरअसल तुम्हारी मौसी को तो मैं अगवा करना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है, बड़ा मन लग गया है इनसे। यह सुनते ही सब हंस पड़े। निहाल चंद और मौसी झेप गए। क्या बात है पिताजी, चलाएं कुछ चक्कर, मनु ने छेड़ा। तुम लोग बड़े शरारती हो। मौसी के गाल सुर्ख हो गए। मौसी, आप चली जाएंगी तो पिताजी आपको बहुत याद करेंगे, अंतरा बोली। आपके बनाए कड़ी, बैगन का भुर्ता, लौकी के कोफ्ते, मूंग की दाल का हलवा और सभी चीजों की इतनी तारीफ करते हैं कि बस पूछो ही मत। काश मैं आपसे सीख पाती। अपनी तारीफ सुनकर मौसी का चेहरा खिल गया। अरे बस बस, ऐसे ही थोड़ा बहुत बना लेती हूँ। वैसे तुम नौकरी पर जाती हो, इतनी फुर्सत कहाँ। रानी ने मौसी के कमरे में झांकते हुए कहा। अरे मौसी, आपका सामान सब वैसे के वैसा ही पड़ा है, क्या अभी चलने का इरादा नहीं है। चलना तो है, पर सोच रही हूँ कि चलूं कि या नहीं।
मौसी ने हिचकते हुए कहा। क्यों? रानी और सपन चौंक पड़े। बात ये है बहू की अंतरा के पैर भारी हैं। अब उसकी देखभाल करने वाला भी तो कोई घर में होना चाहिए ना। मौसी ने गंभीरता से कहा। अरे, और हमें पता भी नहीं। सब एक साथ बोल पड़े। रानी ने अंतरा का हाथ अपने हाथों में लेकर बड़ी आत्मीयता से कहा। तुम तो बड़ी छुपरस्तम निकली। मुबारक हो, और मनु भैया आपको भी। तो मनु मुस्कुराकर रह गया। रात में मनु अंतरा के पैर उठा उठा कर देख रहा था। ये क्या कर रहे हो? अंतरा ने आश्चर्य से पूछा। देख रहा हूँ कितने भारी हैं, मनु ने शरारत से कहा। छी बेशरम कहीं के। अंतरा ने पैर खींच लिए। सुनो, मनु ने गंभीरता से कहा। अब मौसी को दुनिया के सामने झुठला तो नहीं सकते, उनकी बात का मान तो रखना ही पड़ेगा। क्या कहती हो? बाहर किसी बात पर मौसी और निहाल चंद खिलखिलाकर हंस रहे थे, बिल्कुल बच्चों की तरह। शायद यह एक नए जीवन की शुरुआत थी। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।